स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आई थिंक। यस मैम। ओके, तो अभी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ये फंक्शंस पढ़े थे किसके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या क्या फंक्शन थे। और उसको मैन एक बार हम देख लेते हैं स्लाइड, आप लोग चाहें तो। काफी ऊपर चली गई है, चलिए छोड़ देते हैं। अभी जो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो फंक्शन देखे थे तो वो मोस्टली क्या थे, उसमें जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उनका काम था प्राइमरी एनर्जी सोर्स वो है। प्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी बिल्डर के हैं, कि इससे ये बॉडी बिल्डअप होती है, मसल्स बनते हैं, रिपेयरिंग होती है, ग्रोथ होती है, हीलिंग होती है। और फिर उसके बाद जो लास्ट थे फैट। फैट इसमें नहीं लिया क्या हमने, आई थिंक फैट हम भूल गए हैं। चलिए बाद में इसमें हम इन्वॉल्व कर देंगे, फैट इसमें शायद नहीं लिया है, वो मिस हो गया है। तो अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, विटामिन्स और मिनरल। अब ये विटामिन्स और मिनरल क्या क्या होते हैं, तो विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ये सब विटामिन्स होते हैं। और मिनरल्स क्या क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, तो ये सारे, पोटेशियम, ये सारी चीजें जो होती हैं ये मिनरल्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनका हमारी बॉडी पर क्या यूज है। तो ये चूंकि जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इनका नाम क्या होता है, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब इनकी जो, एक तो ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे खाने में हमको जरूरत में रहती है। बहुत अधिक क्वांटिटी में इनको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी हमारे भोजन में अधिक होनी चाहिए। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल रेंज में लिए जाते हैं। और ये जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को होने में, उन फंक्शन को करने में हेल्पफुल होते हैं। खासकर जैसे इम्यूनिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी को जनरेट करना, इन सारी चीजों में ये विटामिन और मिनरल यूजफुल होते हैं। इसके साथ साथ बोन्स के लिए मतलब स्केलेटन सिस्टम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बोन में दांत भी, हम टीथ को भी हम ले सकते हैं कि टीथ भी, इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है उससे ही स्ट्रांग और मजबूत बने रहते हैं। फिर बहुत सारे इसमें हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं। तो ये हार्मोन्स और एंजाइम कोई भी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनके जो फंक्शन होते हैं उसमें ये हेल्पफुल होते हैं, कि इनके बिना वो फंक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये बहुत स्मॉल यूनिट हमारी बॉडी में रहती है लेकिन फिर भी ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब जो विटामिन होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले इम्यूनिटी सपोर्ट करते हैं। अब ये विटामिन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, ये दोनों विटामिन है जो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से क्या होता है कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है या किसी तरह का कोई हार्मफुल वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो इम्यूनिटी उसको ग्रो होने के पहले ही वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है, और जिससे कि शरीर में इन्फेक्शन बहुत अधिक ना फैल पाए या कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस जो है वो ग्रोथ करके कोई डिजीज क्रिएट ना कर पाए। फिर उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जो विटामिन ए होता है ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और बोन ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब विटामिन डी होता है, ये भी बोन ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो बोन का मेन जो एलिमेंट्स है जिससे वो बनती हैं वो कैल्शियम होता है। और
कैल्शियम जो बोन में स्टोर होता है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में ही होता है। यदि विटामिन डी नहीं रहे बॉडी में तो आप कितना भी कैल्शियम खाइए वो बोन में स्टोर नहीं होगा और वो बॉडी से बाहर फ्लैश आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद में है एनर्जी प्रोडक्ट। तो विटामिन बी, जैसे कि विटामिन B1, इसको क्या बोलते हैं, थाइमिया। ये करता है बॉडी के जो फूड हम जो भी खाते हैं उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर होती है उसमें ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के जो होता है ये ब्लड को क्लॉट में करने में कन्वर्ट करता है, और जब ये ब्लड को क्लॉट में कन्वर्ट करता है तो उसका यूज क्या होता है कि ये चूंकि एक क्लॉट बनने के कारण उस जगह जो ब्लीडिंग होती रहती है वो रुक जाती है और बॉडी से ब्लड लॉस होने से जो डेंजर है, जो रिस्क है, वो फैक्टर कम हो जाता है। फिर इसके बाद सेल एंड ऑर्गन फंक्शन। तो ये जो विटामिन होते हैं ये उन सारी क्रियाओं के लिए हेल्पफुल होते हैं कि जिससे एक सेल या कोई भी ऑर्गन अपने कामों को करेक्टली कर पाए, उसे रेगुलेट कर पाए, उसकी स्पीड को बैलेंस रखे। ऐसा ना हो कि वो बहुत अधिक या कम हो जाए, तो बैलेंस रखने का काम भी ये विटामिन सी करते हैं। फिर मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स सबसे पहले बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो बोन और टीथ हैं इनमें ये जो स्टोर रहता है वो क्या रहता है, कैल्शियम और फास्फोरस, और इन दोनों को स्ट्रांग बनाने के लिए ये दोनों ही मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इनके स्केलेटन स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर देखें तो ह्यूमन बॉडी का पूरा जो बेस है उसे शेप उसी से मिलता है, उसको चलने फिरने की क्षमता उसी से मिलती है। वो अगर स्ट्रेट खड़ा हो पाता है ह्यूमन तो बिकॉज ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो ये जो बेस है इसकी जो हेल्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, कैल्शियम और फास्फोरस पर। फिर फ्लूइड को बैलेंस करता है, ये मिनरल्स जो होते हैं ये सोडियम पोटेशियम को बैलेंस रखते हैं। अब सोडियम पोटेशियम को बैलेंस रखने से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेगुलेट होता है, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट होता है, और जो फ्लूइड जितने भी होते हैं वो जो ट्रांसफर होते हैं सेल से बाहर या अंदर, उनमें एक बैलेंस रहता है। अब ये सोडियम पोटेशियम और ब्लड प्रेशर का क्या रिलेशन है, तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये बॉडी में एक बैलेंस पोजीशन में रहना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी की बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी अधिक हो रही है और पोटेशियम की कम हो रही है तो वो व्यक्ति हाई बीपी या हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएगा। वहीं अगर इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है कि पोटेशियम अधिक हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है, तो वहां पर उसे कौन सी प्रॉब्लम होगी, लो बीपी की। तो बीपी को बैलेंस रखना भी किस पे डिपेंड है, सोडियम और पोटेशियम पे। फिर इसके बाद में है नर्वस सिस्टम फंक्शन। तो जो मिनरल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मसल्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमन के मूवमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे सपोज मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है इसको मैंने ऐसे किया तो ये देखने में कितना इजी लग रहा है, लेकिन इसमें पूरे इधर के मसल्स और लोअर मसल्स पूरे एक्टिवेट हुए। इन्होंने क्या किया, यहाँ के मसल एक्सटेंड हुए, यहाँ के श्रिंक हुए, और ये मैकेनिकल ऊर्जा जब जनरेट हुई एनर्जी तब हम इस हाथ को ऐसा कर पाए। तो ये जो मूवमेंट है कि कोई भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना या एक्सपांड होना जिसके कारण हम बॉडी ऑर्गन्स को मूव कर पाते हैं वो किस पे डिपेंड है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम पर, जिसमें भी खास होता है सोडियम और पोटेशियम। तो जो कोई भी मसल्स का मूवमेंट होता है, मसल्स मूवमेंट से ही बोन आगे पीछे होती है। जैसे आपने नी से फोल्ड किया पैर को तो उसमें क्या होगा कि नी के जितने भी मसल्स हैं नीचे वो श्रिंक हुए, ऊपर वाले एक्सटेंड हुए, कुछ उनके लिगामेंट्स, एक साइड के लिगामेंट्स खींचे, एक साइड के लिए लिगामेंट्स जो है वो थोड़े रिलैक्स्ड हुए।
तो ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल सोडियम पोटेशियम होता है। और इसीलिए बॉडी में जब लंबे समय तक सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्रैम्प आने का, जो कई बार शरीर में कहीं कहीं क्रैम्प आ जाते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये जो भी फूड हम खाते हैं खाने के रूप में, तो उसके जो प्रोसेस्ड होती है और उसका जो फाइन पार्ट हमको एनर्जी मिलता है, पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर उसका पार्ट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर होता है, फिर जब जरूरत होती है तो लिवर वापस उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ब्लड में डाल देता है, और वो ग्लूकोज सेल में जाता है, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये पूरा जो फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन का, ये पूरा फंक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? कुछ मिनरल्स वहां रहते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं इस फंक्शन को रेगुलेट करने में। फिर कंपोनेंट ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स, आपको मालूम है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कि ऐसे ग्लैंड जिनमें वेसल नहीं है ना, जिनमें कोई ऐसे ट्यूब नहीं है जो जाके ब्लड के कैपिलरीज से जुड़े और फिर उस ट्यूब के जरिए हार्मोन्स आए। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं कि डायरेक्ट ब्लड में ही हार्मोन्स को छोड़ती हैं। मतलब जब डायरेक्ट ब्लड में कोई चीज जाती है तो उसका बॉडी में बहुत फास्ट इफेक्ट होता है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी पाई जाती हैं? पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, है ना, ये सब आपने नाम सुने होंगे। तो पैनक्रियाज। तो ये सब जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, उस हार्मोन्स को बनाने में मिनरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मिनरल ही होता है कि जो उस हार्मोन्स के सीक्रेशन को बैलेंस रखता है। क्योंकि आप देखिए, जैसे थायराइड ग्लैंड है, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टीएचएस। टीएचएस यदि अधिक मात्रा में सीक्रेट होने लगेगा तो आप क्या वो व्यक्ति किस चीज का शिकार हो जाएगा? हाइपरथायराइडिज्म। और यदि वही मान लीजिए कम मात्रा में सीक्रेट होने लगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाइपोथायराइडिज्म। तो जितनी भी ग्लैंड्स है, मतलब अगर हम ओवरऑल सारी बीमारियां देखें तो लगभग अबव 60% बीमारियां ऐसी निकलेंगी जिनका होने का कारण ये हार्मोन्स का बैलेंस ना होना है। डायबिटीज, पैनक्रियास का इंसुलिन हार्मोन्स बैलेंस नहीं होना, है ना। अगर हम हाइपरटेंशन पे जाएं तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस ना होना। तो बहुत मेजर जो बीमारियां आप देखेंगे वो इन पर ही डिपेंड करती हैं। और ये हार्मोन सीक्रेशन को बनाने में, उनको बैलेंस रखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो मिनरल्स करते हैं। अब यहाँ पर उसके फूड के हम और फंक्शंस देखते हैं कि जो फूड है उसका मेन काम क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को सबसे पहले तो पोषण देना, फिर उसके बाद में पोषण देने के बाद उसको इम्यूनिटी को उसको डेवलप करना कि उसको जो भी रोग हैं उससे प्रतिरोधक क्षमता देके उसकी रक्षा करना, और वो जो खाद्य पदार्थ खा रहा है उससे जो चीजें क्रिएट हो रही हैं उनके स्तर को बैलेंस बनाए रखना। तो ये सारे जो सोर्स हैं, फंक्शन है, ये फूड के फंक्शन है। और सोर्स ऑफ फंक्शनल फूड क्या क्या है? बहुत सारे होते हैं हमारे किचन में, जितने भी रहते हैं, हम जितने भी चीजों को खाने के रूप में कंज्यूम करते हैं वो सारे सोर्स हैं। अब ये जो फूड प्रोटेक्शन है तो इसमें प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेस, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कंटेमिनेटेड फूड यूज करने से हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं वो कैसा हो? शुद्ध हो, साफ हो।
इवन कई बार अगर पानी भी हमने ऐसा ले लिया है कि जो कंटेमिनेटेड है, तो कंटेमिनेटेड वाटर से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि यदि हम जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी फूड है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो पहले उसे हम पूरी तरह से क्लीन कर लें और ये श्योर हो जाए कि वो किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस से फ्री है। फिर प्रोटेक्शन पब्लिक हेल्थ, तो ये पब्लिक हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि बहुत बुजुर्ग बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो इन लोगों को कुछ ऐसे फूड्स हम प्रोवाइड करते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करें, और जब ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं तो उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और वो कम बीमार होते हैं। फिर एंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, तो यहाँ पर फिर वही बात है कि जो फूड की जो भी सेफ्टी है, जो भी उस फूड को सुरक्षित रखने के लिए करना जरूरी है कि जिससे कि वो फूड किसी भी तरह से दूषित ना हो, खराब ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो। तो उसके लिए उसमें जो भी हमको क्लीनिंग करना है या उसके टेम्परेचर कंट्रोल करना है, या उसमें कुछ हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि उसमें कुछ कीड़े वगैरह ना हो, तो उसके लिए हम कुछ पेस्ट कंट्रोल भी करते हैं। तो वो सारी चीजें हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि वो जो खाना है वो खराब ना हो और वो सुरक्षित और पौष्टिक बना रहे। फिर ये जो साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी फंक्शन क्या है, ये तो हालांकि हम पढ़ चुके हैं। फिर भी इसके साइकोलॉजी और सोशोलॉजी वही है कि जब हम हमारे पास बहुत फूड रहता है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से, ये साइकोलॉजी इसकी पोजीशन देखें तो ये हमको एक सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी की भावना देता है। अगर हमारे घर में फूड की कमी है तो वो सिक्योरिटी की इमोशंस हमको नहीं होते हैं। तो ये संतुष्टि देता है, खाना करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन का इमोशन देता है, सिक्योरिटी का इमोशन देता है, साथ ही एक पीसफुल रेस्ट का भी इमोशन देता है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल इमोशंस होते हैं। और जो सामाजिक होता है तो उसमें बहुत बार बहुत सारे लोगों की जाने अनजाने में एक दूसरे की लोग मदद करते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं। कई बार डिफरेंट कल्चर के होते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को समझने में भी हेल्प होते करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। अब जो फंक्शनल फूड है उसको हम देखें तो एक तो वो प्लांट बेस हो सकता है या एनिमल बेस हो सकता है। प्लांट बेस में भी फिर से क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे फ्रूट्स हो सकते हैं, अनाज हो सकता है, नट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बेस में भी आ जाती हैं। और एनिमल बेस में भी बहुत अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे सी फूड अलग हो जाता है, फिर जो रेड मीट वगैरह होता है वो अलग कैटेगरी में आता है। तो इन दोनों के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन ऑफ फूड और एक्सेप्टेंस ऑफ फूड ये पूरा क्लियर होता है, खत्म होता है। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई कुछ पूछना चाहे या कोई कुछ बताना चाहे, बोलना चाहे, तो भी कर सकते। हालांकि इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने और समझने की चीज है। तो इसमें बहुत क्वेश्चन हो नहीं सकते, लेकिन फूड्स के लिए कोई अपने व्यूज रखना चाहे तो जरूर रख सकता है। स्वाति जी। मैम मेरा मतलब इसमें सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हम लोग आजकल फ्रिज यूज करते हैं, पर जैसे पहले कहते थे कि फ्रिज नहीं यूज करते हैं, करना चाहिए। तो हम लोग जैसे अपना कुछ कुछ सामान फ्रिज में रख देते हैं कि उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाए। तो हर चीज की तो नई लाइफ बढ़ती है, कुछ कुछ की बढ़ भी जाती है, पर कितना टाइम तक कोई चीज रखनी चाहिए एक्चुअली मतलब। इसमें ना ये डिपेंड करता है कि उस समय मौसम कौन सा है और वो चीज कौन सी है ना। जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है और आप भीगा हुआ आटा फ्रिज में यदि आप रख देते हैं तो वो आपके, अगर आप सुबह रखते हैं तो शाम को भी खाने लायक नहीं रहेगा।
और यदि कभी आप देखिए गलती से अगर आपके फ्रिज में वो आटा छूट गया, तो आप 2-3 दिन बाद देखिए उसमें एक ब्लैक पूरी ऐसे लेयर आ जाती है ना। तो ये शो करता है कि यानी आपका जो आटा है वो ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रख दिया मतलब सेफ है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो चीजें होती हैं जिनको हम खाने पीने में यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो तो कोशिश करनी चाहिए कि वो फ्रिज की ना हो, है ना। मतलब जैसे आटा है तो उसको तुरंत यूज कर लें, थोड़ा सा बच रहा है तो एक पराठा बना के रख दें या कुछ भी करें। सब्जियां अगर पकी हुई हैं तो कोशिश करना चाहिए। लेकिन फ्रिज यूजफुल कहाँ है कि जैसे सपोज हम सूजी, मैदा या नट्स लाते हैं, तो अब जैसे बारिश में यदि आप इनको बाहर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आप उनको फ्रिज में रख दें तो वो सेफ रहेंगे। कुछ चीजें हम थोड़ी सी प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे मटर है या स्वीट कॉर्न है, तो कुछ ऐसे प्रिजर्व जो फूड होते हैं जो फ्रिज में ही प्रिजर्व होते हैं वो आप रख सकते हैं, है ना। तो तो इस मैम तरह से जैसे कोई भी फूड आइटम है, तो जैसे ज्यादा ठंडे में रखने से क्या उनके जो अपने एंजाइम्स कह लो या जो भी उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वो उनका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। हम स्लो हो जाता से यही है। बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में तो हम बहुत लिमिटेड चीजों को मतलब जल्दी यूज कर लेते हैं। पर जैसे अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहां पे तो वो लोग बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम तक के लिए रखते हैं चीजें। तो मतलब मैं उसी पर्सपेक्टिव से हाँ, समझना चाह रही थी एक्चुअली कि वहां पे ना टेम्परेचर बहुत डाउन भी रहता है। जैसे एक सपोज हम एक कटोरी दाल लेते हैं तो गर्मी के दिनों में वो सुबह की शाम को खराब हो जाएगी। लेकिन यदि अभी सर्दियों में हम सुबह की, हम बाहर की बात कर रहे हैं, अभी फ्रिज की नहीं कर रहे हैं, तो बाहर रखेंगे तो वो हम सुबह की शाम को कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चूंकि वहाँ टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है और वहाँ का जो खाने पीने का स्टाइल है वो ही टोटल अलग है। मतलब वो लोग ऐसा गुथा हुआ आटा कभी नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ ब्रेड का कल्चर है, तो वहां पर रहेगा तो ब्रेड रहेगा। लेकिन जो इंडियन फूड सिस्टम है वो हमेशा यही प्रेफर करता है कि आप फ्रेश खाइए, तुरंत का खाइए। इवन यहाँ पर तो ये भी बोलते हैं कि जैसे सपोज आपने दाल बनाई तो उसको भी आप बार बार कुक करके नहीं खाएं। मतलब कई बार होता ना कि फिर से गर्म कर दी, फिर से गर्म कर दी, तो वो भी हार्मफुल बताया कि जब आप किसी चीज को बार बार गर्म करते हैं तो भी उसके जो वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड में आ रही मैं। ठंड है सरिता जी को तो देखिए। सविता दीदी को इतनी ठंड लग रही है और मैम कर्फ्यूज में बैठी है, वहां ठंड नहीं है क्या? मेरे को सच में बहुत ठंड लगती है। हाँ, आपको तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है और मैम कर्फ्यूज में है। मैम वहां ठंड नहीं है? मैं गुरुजी के पास से अभी रुड़की से आई हूँ, तो मैंने नीचे भी इनर पहन लिया, ऊपर भी जैकेट पूरी पैक्ड। फिर अगले दिन मैंने कहा अरे यार तुम, मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ। मैम का और सविता दीदी का बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। नहीं, एक्चुअली ठंड तो यहाँ पर भी है, लेकिन मैं पूरा रूम बंद करके बैठी हूँ ना, तो जब रूम देर तक बंद रहता ना तो उतना नहीं लगती और मुझे ठंड कम लगती है, मुझे थोड़ा गर्मी ज्यादा लगती है।